बंदरों को खोलना इंसान के अपने हाथ में होता है हारून बेरोजगारी से, तो ये कहीं बेहतर है। इसकी बात वो बीच में ही काटते हुए कदरे बेयकीनी से बोला था। तो अब तुम मुझे बेरोजगारी के ताने भी दिया करोगी? इसकी ये बात हाजरा के लिए दुख का बाइस थी। वो कभी भी ऐसा नहीं था। 8 साल अरसे में इनकी बहुत कम किसी बात पर अनबन हुई थी। ऐसी बदगुमानी तो कभी भी नहीं थी, लेकिन वो जानती थी हारून जिस ज़हनी दबाव से गुजर रहा था, इसमें मस्बत बात की बात भी इंसान मनफी ऐनक लगाकर देखता है। इसने सब्र से काम लेते हुए हारून के कंधे पर हाथ रखते हुए एक मरतबा फिर कहा, हारून, अंबिया भी तो हर तरह का काम कर लिया करते थे, और कारोबार चाहे जैसा भी हो, होता तो कारोबार ही है ना। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि ये काम आपके लेवल का नहीं है? ये क्यों नहीं सोच रहे कि क्या पता अल्लाह ने आपको इसी काम में लाना हो, और ये वो वाहिद बिजनेस है जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मैं ये बात बगैर किसी जांच पड़ताल की नहीं कह रही। पिछले 1 महीने से मैंने हर तरह के आइडिया पर गौर फिक्र करके कैलकुलेशंस की हैं, और मुझे हमारे लिए यही सबसे बेहतर लगा। वो हकायक पर मबनी बातें कर रही थी। हवा में तीर इसने ना पहले कभी छोड़े थे और ना अब इसका ऐसा कोई इरादा था। हारून चुप हो गया। सर फिर से हाथों में गिराए वो कुछ सोच रहा था। ये किस्मत को रो रहा था। इस बात का फैसला हाजा के लिए मुश्किल हो गया। इसी साथ वाले स्कूल की बात कर रही हो? सर उठाते इसने पूछा। जी, जो ये है लड़कों का पिछली गली में, इसी की बात कर रही हूँ। फरीहा वहीं पढ़ाती है ना? इसी ने बताया कि वहाँ कैंटीन का बहुत मसला है। हाजा ने अपनी पड़ोसी का जिक्र करते हुए बताया। हारून समझते हुए सर इस बात में हिला गया। और इसके लिए बात किसने करनी होगी? यानी वो मान गया था। शायद उसके सिवा कोई और चारा बाकी नहीं रहा था। हाजरा खुश होना चाहती थी कि चलो वो मान तो गया, लेकिन जाने क्यों इसे हारून की बेबसी पर जी भर कर दुख हुआ। हेड मास्टर से ही करेंगे मेरे ख्याल में, या फिर किसी टीचर वगैरह से। आप एक दफ़ा जाकर देख आए ना? खुद को संभालते हुए इसने बताया। जाता हूँ। आजकल मैं फिर देखते हैं क्या करना है। वो कहने के बाद सोफे से उठ खड़ा हुआ। हाजरा को बताता वो घर से बाहर निकल आया था। गर्मियाँ तो अभी शुरू हुई थी, फिर ये घुटन हद से सवा क्यों होती जा रही थी। बाहर निकलते ही वो चलने लगा। सोचों का रीला साथ लिए जो कदम उठाता अपना आप उसे इतना ही बोझल लगने लगा। कुछ दूर चलने के बाद इसका फ़ोन बजने लगा। पैंट की जेब से फ़ोन निकालते उसने फ़ोन कान से लगा लिया। माँ का फ़ोन था। बहुत परेशान हूँ। अम्मी, आप मेरे लिए दुआ कर रही हैं ना? इसने मासूमियत से पूछा था। औलाद जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, दुख में वो बस माँ बाप की आगोश में छुप जाना चाहती है। मैं क्यों ना करूँगी दुआ, लेकिन हारून अगर कोई रास्ता नहीं है तो वापिस आजा पुत्र। इधर तुझे नौकरी मिल जाएगी। तू बस किसी तरह आ जा। वो हर बार फ़ोन पर उसे ये कहती थी, और वो हर बार एक सा जवाब देता था, माँ मेरा वहाँ नहीं है। गुजारा, ज़मीन मैंने बेच दी है। भाई मुझसे राज़ी नहीं है। मैं वहाँ आ भी जाऊँ तो मेरा रहना वहाँ नामुमकिन है। कहते हुए इसने फ़ोन बंद कर दिया। मस्जिद सामने थी। जब कहीं से सुकून न मिले तो फिर वाहिद ज़ात वही होती है जिससे सुकून की उम्मीद की जा सके। अगले ही रोज़ उस घर के करीब मौजूद गवर्नमेंट स्कूल पहुंच गया। ये वही स्कूल था जो उनके घर की पिछली गली में वाक़या था। वहां जाकर कुछ देर इंतजार के बाद इसकी मुलाकात हेड मास्टर साहब से करवा दी गई। इसने सबसे पहले अपना तारुफ करवाया और फिर अपने आने का मकसद बयान किया। हेड मास्टर साहब कदरे हैरान हुए कि वो इस काम के लिए क्यों आया है। उनके सवाल का जवाब इसने यूं दिया, जिस मुल्क में पढ़े लिखों को नौकरी के लिए धक्के खाने पड़े और जिस मुल्क के जाहिल उसकी सरबराह बन जाए, वहाँ यही हाल होता है सर। वो तल्खी से हंसते हुए बोला था। जवाबन इसे हेडमास्टर साहब का हंकारा सुनाई दिया। वो और कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो भी इसी सिस्टम के एक अदना से मुलाजिम थे। सबको खूब जानते थे। इसके बाद इन्होंने एक आदमी को बुलवाकर हारून को इसके साथ कैंटीन वाली जगह दिखाने के लिए भेज दिया। जगह क्या थी? एक दीवार से कोई 10-12 फुट के फासले पर दूसरी दीवार थी। जाने वो किस मंतक के तहत बनाई गई थी। हारून बस इस जगह को देख कर रह गया। साथ आने वाले आदमी ने उसे बताया कि इस पर कुछ काम वगैरह करवाना होगा, जैसा कि छत डालनी होगी। अब वो चाहे टीन की हो या सीमेंट की। ये काम भी उतना आसान भी नहीं था जितना हाजा को लगा था, मगर इतना मुश्किल भी नहीं था कि वो कर ना सकता। मेहनत ज़रूर थी, मगर कम अज़ कम कमाया गया पैसा हलाल तो था। इसके बाद चंद और लोगों से उसकी मुलाकात हुई जो स्कूल के अहम बंदे थे। इनसे मिलने के बाद हारून इनको कल वापस आने का कहकर चला गया। काफ़ी देर मुख्तलिफ दुकानों से रेट मालूम करते वह हद दर्जा थक चुका था। थकान सिर्फ आज की थी भी तो नहीं, वो तो महीनों की थी या शायद सालों की। अगले ही दिन वो और हाजरा बैंक गए थे। बैंक में मौजूद रकम का मालूम करने के बाद उन्होंने हाजरा के भाई से मदद मांगने का फैसला किया। वैसे भी अगर काम अच्छा चल जाता तो चंद ही माह में वो रकम लौटा देते। हाजरा का भाई वैसे भी नेक फितरत का मालिक था। उसका अपना कारोबार था और वो उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। इनके पास तकरीबन 80,000 तक की जमा पूंजी थी। कुछ उन्होंने हाजरा के भाई से इसी दिन मांग ली। हाथों हाथ मिलती रकम से हारून ने टीन का एक बड़ा शेड, चंद रैक और एक लकड़ी का टेबल खरीदा। अगले दिन वो सारी चीजें स्कूल की कैंटीन में सेट करवा दी गई। बच्चों का इश्तियाक देखने लायक था। वो बार बार इस तरफ आते, जाना चाहते थे कि क्या हो रहा है। जब थोड़ी समझ आई कि कैंटीन खुलने वाली है तो वो पुरजोश हो गए। बहुत से बच्चों को अब इस भूख से निजात मिलने वाली थी जो ब्रेक के वक्त होती है, और जिसके हल के लिए उनको स्कूल से बाहर जाना होता था। कुछ को घर के खाने से निजात मिल जाती, वो सब बेहद खुश थे।
اور ان کی خوشی محسوس کرتے ہارون کو احساس ہوا تھا کہ حاجرہ کا کہا مان کر اس نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اس رات بیٹھ کر حاجرہ اور ہارون نے اپنی کینٹین کا مینیو بنایا تھا۔ بسکٹ اور پاپڑ وغیرہ تو ایک جگہ ہو گئے نا، اور ہارون لیٹ می کلیئر، جو چیز ہم اپنے بچوں کو کھانے کے لیے نہیں دینا چاہتے وہ کینٹین میں بھی نہیں ہوگی۔ کوئی فضول پاپڑ واپڑ نہیں رکھنے، بس بسکٹ، لیز، کلریز اور اس طرح کی کوالٹی والی چیزیں۔ وہ ہارون سے کہیں زیادہ پرجوش تھی۔ اسکول کے بچوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، اس لیے اکیلے ہارون کے لیے یہ کام تقریباً ناممکن تھا۔ بجائے کہ وہ کسی اور کو ساتھ رکھتا، یہ کام حاجرہ نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ ہاں یار، مجھے پتا ہے تم پہلے ہی یہ سب اتنی بار بتا چکی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ آپ اتنی باتیں بھول جاتی ہیں اس لیے بار بار بتا رہی ہوں، ایک دفعہ آ گئی نا کوئی ایسی چیز پھر باقی چیزوں میں بچوں کا دل نہیں لگنا۔ وہ اب بھی کاپی پر قلم گھسیٹتی مصروف سے انداز میں بولی اور پھر چند اور الفاظ لکھتی، اپنا سر کاپ سے اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہو گیا حساب سارا؟ ویسے اٹس فنی نا کہ اکاؤنٹس پر ہی آپ نے ہوئی ہے اور حساب کتاب میں کر رہی ہوں۔ وہ اسے چلانا چاہ رہی تھی۔ ہارون خفکی سے رخ موڑتے ہوئے بولا، کیا فنی؟ باہر والے سارے کام بھی تو میں کر رہا ہوں، اب یہ بھی میں کروں؟ اور کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے بی ایس سی میتھ بھی تم نے نہیں میں نے کیا تھا، لیکن اس میں یہ حساب کتاب نہیں پڑھتی تھی، اور ویسے بھی اب مجھے سب بھول گیا ہے۔ وہ کندھے چکا چکی تھی۔ محترمہ، اب بھی آپ نہیں کر رہی، کیلکولیٹر کر رہا ہے، اس لیے چپ کر کہ اب مجھے بتاؤ کہ کیا ہوگا تمہارے مینیو میں۔ وہ بھی اس کے جواب دیتا اب کام کی بت پر آیا تھا۔ حاجرہ پہلے اس کے انداز پر ہنسی اور پھر سنجیدگی سے اسے بتانے لگی، آلو والے سموسے، رول تو فرائیڈ میں آ گئے، اس کے بعد دہی بھلے ہوں گے، یہ تو عام چیزیں ہیں، ہر جگہ ہی ہوتی ہیں۔ بریانی بھی ہوگی لیکن ہفتہ کے 3 دن، اس کی جگہ پاستا ہم روز بنائیں گے۔ پیزا کے سلائس کا آپ کہیں سے پیکج لے لیں، تھوڑی ریسرچ کرنی پڑے گی لیکن ہو جائے گا۔ شوارما وغیرہ بھی باہر سے ہی آئے گا۔ اب آپ جو سامان کل کے لیے لانا ہے وہ یہ ہے، اور روز یہی سامان آیا کرے گا، شام کو یہ سامان آ جانا چاہیے۔ جو چیزیں رات کو بن سکتی ہیں بن جائیں گی، اور یہ چیزیں وغیرہ ہفتے کے حساب سے ہر ہفتے یہ رینیو ہوگا۔ پہلے ایک صفحے پر موجود اشیاء کا بتاتے اس نے پھر دوسرا صفحہ نکالا جس پر بسکٹ وغیرہ کی تعداد لکھی تھی۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی، وہ سنجیدگی سے بولا، کیا؟ اس نے بھی نوٹ پیڈ سے صفحہ علیحدہ کرتے ہوئے پوچھا۔ باس تم ہو؟ جس انداز سے وہ بولا تھا حاجرہ سمجھ گئی وہ طنز نہیں ہے، وہ بس اسے چھے رہا ہے، اور عرصے بعد ایسے ہارون کو ہنستا مذاق کرتا دیکھ کر اس کے دل کو ایک گواہ اطمینان ہوا تھا۔ نہیں، میں تو بس مینیجر ہوں، وہ آنکھیں پٹپٹاتے بولی۔ اچھا مینیجر صاحبہ، لے آؤں گا کل سامان، اب آرام کر لیں، وہ شرارت سے بولا تو حاجرہ نوٹ پیڈ اس کے کندھے پر مارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ بچوں کی ایک وسیع تعداد لائن میں لگی بے قرار تھی، اور کوئی بھی بچہ ان کے پاس سے منہ لٹکائے نہیں گیا تھا۔ پہلے دن کے حساب سے انہوں نے ڈسکاؤنٹ رکھا تھا۔ بچے لائن میں آتے جاتے اور اپنی من پسند چیزیں لیتے جاتے۔ چند استاذہ نے بھی بچوں سے کہہ کر چائے منگوائی تھی۔ چائے کے لیے انہوں نے سیکنڈ پہلے سے لا رکھا تھا۔ حاجرہ کے ہاتھ میں بے حد ذائقہ تھا، سب کو چیزیں پسند آئی تھیں۔ دو ایک دوسری تیسری جماعت کے بچے بریک کے بعد خاص طور پر پاستے اور بریانی کی تعریف کرنے آئے تھے، اور ساتھ یہ یقین دہانی بھی چاہتے تھے کہ کل بھی وہ آئیں گے نا، اور کیا یہی چیزیں کل بھی ہوں گی؟ حاجرہ نے مسکراتے ہوئے ان کو یقین دلایا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنی چیزیں سنبھالتے گھر چلے گئے۔ وہ دونوں بہن بھائی ان کے گھر پہنچنے پر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ حاجرہ نے بریانی گرم کی اور ان کو دینے کے بعد خود اپنے اور ہارون کے لیے کھانا بنایا۔ وہ بے حد تھک چکی تھی، صبح فجر کے بعد سے اس نے کھانا بنانا شروع کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے آرام کیا، جبکہ ہارون کل کے لیے سامان لینے چلا گیا۔ ان کا کام صحیح سے چل پڑا تھا، روز تمام آئٹمز بک جاتی، کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی تھی۔ کچھ استاذہ نے چائے مستقل طور پر ان سے لینا شروع کر دی تھی۔ بچے اب زیادہ تر گھر کا پکا ہوا کھانا ہی پسند کرتے تھے۔ بسکٹ، لیز وغیرہ سے ان کو اتنا لینا دینا نہیں تھا، شاید اس لیے کہ وہ چیزیں عام دکانوں سے بھی مل جایا کرتی تھیں، مگر یہ پاستا، بریانی وغیرہ نہ روز گھر سے ملتا تھا نہ باہر سے۔ بہت جلد انہوں نے حاجرہ کے بھائی کے پیسے بھی لٹا دیے تھے۔ منسا کو وہ لوگ روز ساتھ لے جاتے تھے۔ بریک کے وقت منسا خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھی چیزیں کھاتی رہتی۔ شور میں روز بہت سے چہروں کو دیکھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ وہ ویسے بھی تنگ کرنے والی بچی نہیں تھی، مگر حاجرہ کو ڈر تھا کہ کہیں وہ انہیں تنگ نہ کرے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں زندگی جب پلٹا کھاتی ہے تو ہر ایک کو گھما کر رکھ دیتی ہے، سب لمحوں میں بدل جاتا ہے، آج کل اور آج بھی، کل بھی اور آج بھی۔ انسان تو بس سوچتا رہ جاتا ہے، لیکن زندگی اسے موقع نہیں دیتی۔ مگر یہ بھی تو جانو کہ موقع دینے والا وہ ہے جس نے بنائی ہے یہ زندگی، تو پھر غم کیسا اور رنج کیسا۔ کرونا وائرس کی آمد سب جیسے کسی خواب کی طرح ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اچانک سے ایک وبا آ کر سب کچھ بند کروا سکتی ہے، لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ سب تہس نہس، ہر چیز بند ہو چکی تھی، اور سب سے پہلے بند ہونے والی چیز تو پھر وہ جگہ تھی جہاں سے ان کا روزگار جڑا تھا۔ وہ دن بہت سے لوگوں کی طرح ان کے لیے بھی قیامت خیز تھے۔ ہر طرف اس دن اندیکھی بلا کے چرچے تھے، جو لاکھوں انسانوں کو نگلتی جا رہی تھی، جو ان کا روزگار بھی نگل چکی تھی، جو ان کو ایک بار پھر بے روزگار کر چکی تھی۔ سب بند تھا۔ ہارون اور حاجرہ کو لگا ان کے لیے بھی سب در بند کیے جا چکے ہیں۔
लोग अपने घरों में कैद हो गए, सब कुछ रुक सा गया था, नहीं रुकी थी तो सांसें, और जब तक सांसें रहती हैं पेट भरना भी लाजमी रहता है। वो 8 माह में कितना कमा सकते थे? इतना ही जितना उनके लिए काफ़ी होता, मगर अब तो जैसे कोई हल ना था। अब हाजरा कहाँ से कोई नया हल तलाशती? इस सब में एक ही चीज़ इनको संभाले हुए थी, और वो थी उम्मीद। उम्मीद और दुआ। महीने गुजरने लगे, हालात उन पर तंग से तंग होते रहे, फिर आखिर हारून को वो करना पड़ा जो वो कभी नहीं करना चाहता था। लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें इख्तियार में कहाँ रहती हैं, ये भी उसके इख्तियार में नहीं था। जद को तो वो छोड़ सकता था, मगर अपने घर वालों को भूखा मरते कैसे देखता। अम्मी ने उसे बारहा वापस लौट आने का मशवरा दिया था, मगर वो ना मान सका। भाइयों का डर था कि जाने वो उसे कबूल करें ना करें। अम्मी हर बार उसे कहती हैं कि वो सिर्फ अपनी ज़मीन बेच कर गया है, इस घर पर अब भी उसका पूरा हक है, वो यहाँ रह सकता है, लेकिन वो हर बार टोक देता। बिलाखिर जाने अम्मी का कह पर या खुद ख्याल आने पर बड़े भाई ने उसे खुद फ़ोन किया। ऐसा नहीं था कि वो उसे फ़ोन नहीं करते थे, मगर इस बार उन्होंने जो कहा वो पहले कभी कहा भी ना था। हारून मेरे भाई छोड़ दे, जद वापस आ जा। हालात ठीक नहीं हो रहे, यहाँ मिलकर रहेंगे तो मुश्किलात का हल निकाल ही लेंगे। वहाँ पर देश में अकेला क्या करेगा? माँ जी तेरी वजह से बहुत परेशान है, तू बस वापस आ जा, फिलहाल बाद में देखेंगे क्या करना है। इसने अच्छे बच्चों की तरह भाई की बात मान कर माँ सालों कहती रही, नहीं माना। भाई ने एक दफा कहा, मान गया। शायद इसी को जिद कहते हैं। स्कूल से अपना सामान समेटते, घर को भी समेट कर ताला लगाए वो लोग राजनपुर चले आए। कोरोना को आए 6 माह से जायद वक्त बीत चुका था। देखते ही देखते बड़ी ईद आ गई। राजनपुर से जानवरों ने ट्रक भर भर कर दूसरे शहरों में जाने लगे। जब भी घर से बाहर निकलता होता हादसा ये मंजर हैरत से देखती कि आखिर ये इतने ट्रक कहाँ से आए हैं या कहाँ जा रहे हैं। एक दिन हारून जब घर वापस आया तो हाजरा ने ये सवाल कर ही डाला, तुम्हें नहीं पता ये तो स्पेशलिटी है यहाँ की? यहाँ लोग जानवर पालते हैं और फिर ईद के मौका पर सेल करते हैं। मेरा दादा अबू का भी यही काम था, मेरे दादा अबू का भी यही काम था। फिर शायद अब्बा को पसंद ना हो तो खेती बाड़ी में लग गए। हारून ने उसे तफसील से बताया था। हाजरा पर पुरसोच अंदाज में उसकी बातें सुनती रही। वो ईद के बाद का शायद 5वां या चौथा दिन था। हाजरा अम्मी के कमरे में बैठी उनसे बातें कर रही थी। वो क्या बातें थीं हारून नहीं जानता था। वो बाहिर अफनान और अपने भतीजों के साथ मसरूफ था, मगर उसकी नजरें बार बार कमरे की तरफ जाती थीं। कुछ ही देर में अंदर से उसका बुलावा आ गया। वो शायद जानता था कि ऐसा होगा। दांत पीसता अंदर चला गया। वो भी जाकर अम्मी के साथ उनके बेड पर बैठ गया। पुत्र, हाजरा जो कह रही है तूने सुना है ना? अम्मी ने उसके पुश्त पर हाथ फेरते हुए पूछा। जी सुना है। हाजरा को खुशमगी नजरों से देखते उसने मुंह बनाकर जवाब दिया। तो फिर कुछ सोचा है इस बारे में? अम्मी ने नरमी से पूछा। इसका तो दिमाग खराब है अम्मी, आप खुद बताएं, जो काम अब्बू ने नहीं किया वो मैं क्यों करूंगा? वो बरहमी सा बोला। पुत्र, अब्बे ने ना सही, लेकिन तेरे दादे ने तो अपनी पूरी हयाती यही काम किया है, फिर तुझे मसला किस बात का है? अम्मी के सवाल ने उसे चुप करवा दिया। अम्मी आप खुद बताएं, मैं पढ़ा लिखा होकर अब ये काम करूंगा? हाजरा सारी गुफ्तगू चुपचाप सुनती रही। उसे पता था हारून मान जाएगा। फिलहाल जैसे उसके लिए कैंटीन वाली बात कबूल करना मुश्किल था, इसी तरह ये बात भी वो कबूल नहीं करना चाहता था। अपने आबा अजदाद के काम को कमतर ना समझ, आज ये जिस घर में बैठा है, जो ये जिंदगी गुजार रहा है, उनकी ही मेहनत है। ये घर तेरे अब्बे ने नहीं दादे ने बनाया है। हाजरा जो कह रही है मान जा, उसकी बात पहले भी तो सब अच्छा हो गया था ना, अब भी हो जाएगा इंशाल्लाह। आपकी अम्मा कदरे जोर देते हुए बोली थी। हारून सर झुका गया। पहले भी माँ का कहा टालकर उसने नुकसान ही उठाया था, वो अब ऐसा नहीं कर सकता था। अच्छा ठीक है, सोचता हूँ इस बारे में, कहते हुए माँ की गोद में सर रखकर लेट गया। हाजरा उसे मुस्कुराकर देखती बाहर चली गई। उसे मालूम था अब हारून मान जाएगा। कोरोना की पहली लहर के थमते ही वो बस पकड़े लाहौर चला आया। हाजरा भी साथ आना चाहती थी, मगर हालात चूंकि इतने मुआफिक ना थे सो इसने मना कर दिया। पहले आते ही इसने घर की फरोख्त का बंदोबस्त किया, फिर घर की बाकी अशिया भी कम दामों से ही मगर बेच दी। राजनपुर में सब था, ये सामान यहाँ बिक जाता तो फायदा था, वरना वहां ले जाने का खर्चा काफी ज्यादा हो सकता था। एक हफ्ते में इन कामों से फारिग होने के बाद वो स्कूल गया था। वहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद इसने जब करवाने गए काम के पैसों का मुतालबा किया तो स्कूल वालों ने साफ इनकार कर दिया। उनके मुताबिक ये अब तभी मुमकिन था जब कोई और कंटीन ले जाता। वहां से जवाब मिल जाने पर हारून ने इस जगह को अपने दिमाग से निकाल दिया था। मजीद 2 हफ्तों में मकान बिक गया। सारा सामान समेटते हुए वो एक बार फिर से हमेशा के लिए राजनपुर चला गया था। ये इसके लिए एक हद दर्जा मुश्किल काम था, मगर कुछ किया भी तो नहीं जा सकता था। मकान के पैसों से इसने घर के करीब में ही एक छोटा सा प्लाट खरीदा। इसके बाद बकरे खरीदे और इनकी देखभाल करने लगा। पहले पहल इसे इस काम से चिढ़ हुई जरूर थी, मगर फिर देखते ही देखते इसे इन जानवरों से उन्स हो गया, इतना कि उनके ख्याल रखना उसे अपना फर्ज लगने लगा। उनकी तकलीफ पर वो ऐसे परेशान होता जैसे वो उसकी औलाद हो, और शायद ऐसा ही था। हालात ने उसे जहां भी ला खड़ा किया था, मगर अब वो जगह जैसे उसे अपनी जान से प्यारी हो गई थी। हाजरा भी उसके साथ काम करवाती थी, जाने वो क्यों थी ऐसी। किसी भी जगह वो इसे तनहा नहीं छोड़ती थी। हारून पहले पहल इस बात की वजह से उससे कुछ रूखा रूखा रहा जरूर था, मगर अब इसका मशहूर हो गया था। हाजरा ने जब भी इसे कोई राह दिखाई थी वो इसके लिए बेहतरीन ही साबित हुई थी।
कोरोना के हंगामे थमे तो हारून ने अफनान और मिंसा को स्कूल दाखिल करवा दिया। चूंकि हाजरा ने घर में भी इनकी तालीम जारी रखी थी, सो अफनान दूसरी जबकि मिंसा प्रेप में दाखिल हुई थी। उन्होंने अपने इलाके के सबसे अच्छे स्कूल का इंतखाब किया था। और शायद ये बात सच ही है कि स्कूल से ज्यादा माँ बाप की तवज्जो बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए अहम होती है, जिस पर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया था। वो सब वहाँ अच्छे से आबाद हो गए थे, मगर यहाँ आकर अफनान और मिंसा बहुत खुश हुए थे। उनका घर तो छोटा सा था जिसमें वो खेल भी नहीं पाते थे, मगर दादी का घर बहुत बड़ा था, इसमें और भी बच्चे थे। हारून के भाइयों ने भी उसे खुले दिल से कबूल कर लिया था। हाजरा शाम के वक्त बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। इस काम को और बड़ा भी किया जा सकता था और इस बारे में हाजरा सोचना शुरू कर चुकी थी, मगर इसके लिए कुछ सरमाया जरूरी था जो फिलहाल उनके पास नहीं था। मगर ईद के बाद जानवरों के बिक जाने पर शायद ये मुमकिन हो पाता। यही सोचकर हाजरा ने ये बात भी हारून के कान में डाल दी। हारून को खिलाफ तवक्का इसका ये आइडिया बड़ा पसंद आया था। ऐसे कम अज कम इन दोनों की पढ़ाई जाया ना जाती। इसने हाजरा को यकीन दहानी करवाई कि इंशाल्लाह ईद के बाद वो चाहे 2 कमरों की ही सही मगर कोई जगह किराए पर लेकर एक अकेडमी खोल लेंगे। मरना और हिम्मत हार जाना तो बहुत आसान होता है, मुश्किल तो हालात का सामना करना है। वो जो कर चुके थे, दुनिया उन्हीं मुश्किलात को मात देने के लिए ही तो बनाई गई थी। हाजरा और हारून ने जिंदगी में आई मुश्किलात को मात दे दी थी। आजमाइशें बशर के लिए जहमत कहाँ हुआ करती हैं, वो तो बस इनाम से पहले का एक दौर होता है। जो इस दौर को कामयाबी से गुजार आए, इसके लिए दुनिया और आखिरत इनाम ही इनाम होता है। ईद का दिन फजर के बाद बच्चों को छोड़ सब उठ चुके थे। हाजरा ने हारून के कपड़े कल ही इस्त्री कर दिए थे। रात को चूंकि सब सो रहे थे तो सुबह के वक्त ही हारून ने हाजरा को सबकी चीजें थमा दी। भाभियों के जोड़े, भतीजियों की छोटी छोटी चीजें और भांजों के खिलौने, सब चीजें हाजरा बारी बारी दोनों भाभियों के हवाले कर आई। वापस आने पर हारून ने उससे उसका जोड़ा दिखाया था। चूड़ियों का हम रंग आतिशी गुलाबी जोड़ा जिस पर हल्के रंग के धागे की कढ़ाई थी, वो हाजरा और मिंसा के लिए सिला सिलाया सूट लाया था। जानता था ईद के लिए उन्होंने कुछ खास कपड़े नहीं बनाए। सूट हाजा को बहुत पसंद था। सूट हाजा को बहुत पसंद आया। इसके बाद हारून ने चूड़ियां भी निकालकर उसके हवाले कर दी। मिंसा के लिए वो नीले रंग की फरोक लाया था और अफनान के लिए बुरे रंग का कुर्ता शलवार। हाजरा सब सामान देखती उसे दाद देने लगी। मेरे साथ रहते रहते आपकी चॉइस भी अच्छी हो गई है, हारून ने हंसते हुए जवाब दिया। जी जनाब, आपके साथ रहते सब अच्छा हो गया है, चॉइस भी और जिंदगी भी। मुस्कुराते हुए हाजरा कपड़े इस्त्री करने चली गई। हारून ने भी घड़ी पर वक्त देखा। ईद की नमाज में कुछ ही वक्त बाकी था। वो उठ खड़ा हुआ। कपड़े इस्त्री करने के बाद हाजरा ने अफनान को जगाया। उठ जाओ इफी, क्या बाबा के साथ नमाज पढ़ने नहीं जाना? और बस ये कहने की देर थी, अफनान साहब आंखें मलते उठ खड़े हुए। बाबा कहाँ हैं? उठते ही ये इसका पहला सवाल था। तैयार हो रहे हैं, आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं, नमाज का वक्त होने वाला है। हाजा ने इसके माथे से बाल हटाते हुए कहा। सर हिलाता वो उठ खड़ा हुआ। मिंसा अब तक सो रही थी। सब नमाज पढ़ने जा चुके थे। हाजा भी नहा धोकर तैयार होने लगी। जाने कितने अरसे बाद उसे तमानियत का एहसास हुआ था। ईद जैसे वाकई में ईद बन गई थी। वो बहुत दिल से तैयार हुई थी। इसकी गंदमी रंगत पर वो रंग खूब जचा था। हाथों में चूड़ियां डाले, कानों में बालियां पहने तैयार होने के बाद इसने भी नमाज अदा की और मिंसा को जगाने लगी। मिंसा ने उठते ही माँ का निखरा निखरा सा रूप देखा था। ईद आ गई? वो मासूमियत से पूछने लगी। जी हाँ आ गई, और मिंसा के बाबा भी आ गए हैं। चलो अब उठ जाओ, बाबा के आने से पहले तैयार नहीं होना? हाजा ने इसके गाल की चुटकी भरते पूछा। हाँ हाँ होंगी तैयार, पहले कपड़े लाए ना? पहले कपड़े लाए है ना बाबा? हाजा के गले में बाहें डाले इसने शौक से पूछा। हाँ जी लाए हैं, मिंसा का फेवरेट कलर। अब आप जल्दी से उठ जाओ, कहते हुए वो बेड से उठ खड़ी हुई। मिंसा भी इसके साथ ही चली आई। कुछ देर बाद सब मर्द घर वापस आ गए। ईद मिलने के बाद तीनों भाइयों ने बारी बारी 2 बकरे ज़िबा किए और एक कल के लिए रहने दिया। औरतों ने खाना तैयार किया और बच्चे खेलते रहे। सच कहते हैं ईद अपनों के साथ हो तभी ईद कहलाती है, और ईदें जो हारून ने वहाँ अकेले गुजारी थी उनका इस ईद से तो जैसे कोई मुकाबला ही नहीं था। हाजरा हारून की जिंदगियों ठहराव आ चुका था। सफर की थकान अब भी कहीं मौजूद जरूर थी, मगर कम अज कम क्याम का इत्मीनान तो था। वो जानते थे कि एक लंबी मुसाफिर अब भी बाकी है, मगर जहाँ इतना सफर कर चुका था ये भी कट ही जाना था, बशर्ते कि वो दोनों एक दूसरे के साथ होते, क्योंकि जिंदगी का साज अपनों के साथ ही जारी रहता है। खत्म।